अमृता, इंग्लिश का एक बहुत अच्छा कोट है, इफ यू वांट्स टू सक्सीड देन डबल योर फेलियर रेट। क्या बात कर रहे हैं पराक्रम आप? अपनी असफलताओं को दोगुना कर देना, ये बात कुछ समझ नहीं आई। दरअसल असफलताओं को दोगुना करने का मतलब हमने प्रयास किया और हमारे प्रयास यदि विफल हुए, इसका मतलब ये कि कम से कम हमने कोशिश की और यही कोशिश हमें सफलता की ओर लेकर के जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल पराक्रम जो कहना चाहते हैं उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप उस ओर जो कदम बढ़ा रहे हैं, आपका पहला कदम हो सकता है कि आप शुरुआत में असफल हो जाएं, फेल हो जाएं, लेकिन जितनी बार आप असफल होंगे, दरअसल आपको उतना एक्सपीरियंस होगा, उतना अनुभव होगा और अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए जो आपका अनुभव है वो उतना ही तगड़ा होगा और मंजिल बहुत जल्दी मिलेगी। बिल्कुल, और इस बात का भी ध्यान रखिए कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी शानदार होगी और संघर्ष के बाद मिली सफलता का आनंद बेमिसाल होगा। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए और अपने प्रयासों को मजबूत रखिए। हेलो इंडिया, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। पराक्रम, आगाज करते हैं अपने कार्यक्रम का हेलो इंडिया। और सबसे पहले हर रोज की तरह हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आज हेलो इंडिया के खास हाइलाइट्स क्या हैं। हेलो इंडिया में जानेंगे देश दुनिया का हाल, नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर, साथ ही जानेंगे राज्यवार खबरें और अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी। और इसके साथ ही नजर डालेंगे आज की गतिविधियों पर, बताएंगे आज क्या कुछ होने वाला है खास। आपको सैर करवाएंगे सूरत के टॉय ट्रेन रेस्टोरेंट की और बताएंगे कि ये रेस्टोरेंट अपने आप में क्यों है खास। और इसके साथ ही हम पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। तो अगले आधे घंटे तक हेलो इंडिया में बहुत कुछ खास होने वाला है, तो जुड़े रहिए मेरे और अमृता के साथ। और आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों की यात्रा पर हैं। जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर हैं। इसी क्रम में रविवार देर रात प्रधानमंत्री साल 2022 में अपनी पहली विदेश यात्रा पर रवाना हुए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के साथ यूक्रेन मुद्दे पर भारत के दृष्टिकोण को लेकर चर्चा करेंगे। विदेश सचिव विनय क्वात्रा के मुताबिक प्रधानमंत्री की यात्रा का मुख्य उद्देश्य यूरोप के प्रमुख देशों के साथ बहुआयामी साझेदारी को मजबूत बनाना है। इस दौरान प्रधानमंत्री 25 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 देशों के 8 नेताओं के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा वह 50 वैश्विक व्यवसायियों से भी बातचीत करेंगे। 3 देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने ब्राजील में 24वें डेफलिम्पिक में भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। इस आयोजन के लिए भारत की 11 खेल विधाओं के 65 डेफलिम्पियों का सबसे बड़ा दल ब्राजील में शामिल हो रहा है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत आज से शुरू होने वाले इस खेल में हमारे दल के लिए उत्साहित है। हमारे सभी प्रतिभाशाली एथलीटों को शुभकामनाएं। खेलों में जाने से पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा करने के उनके भाव से मैं वास्तव में प्रभावित हुआ। कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और घुड़दौड़ जैसी सेवाओं पर जीएसटी के सही मूल्यांकन को लेकर आज दिल्ली में जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों का समूह एक महत्वपूर्ण बैठक करेगा। इससे पहले कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर कर के सही मूल्यांकन की समीक्षा को लेकर राज्य के मंत्रियों की एक समिति का गठन किया गया था। जीएसटी काउंसिल की आज की महत्वपूर्ण बैठक में इन सेवाओं के मूल्यांकन के बेहतर साधनों को अपनाने के लिए कानूनी प्रावधानों में बदलाव की आवश्यकता पर भी फैसला लिया जा सकता है। वर्तमान में कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 18% जीएसटी लगाया जाता है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा की जमानत पर आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। इससे पहले मुंबई के सेशन कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई कर दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद
ये विवाद उत्पन्न हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय ने रविवार को अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत चाहता है कि उसके नेता विश्व का मार्गदर्शन करें। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सम्मान में उपराष्ट्रपति और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किया। उपराष्ट्रपति ने स्मारक शताब्दी खंड भी जारी किया, जो विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक यात्रा को बताता है। Education is not for mere enjoyment. It is for enlightenment. It is for enhancement of knowledge. That should be the focus of the university. So it's a happy coincidence that the centenary event coincides with the 75 years of independent India. In fact, Delhi University had an important role in the country's independence movement, and many distinguished alumni who have graduated from this university have occupied very important positions in various fields and have contributed to the development of our country after independence. The names of legendary teachers and brightest minds who learned from them are too numerous for me to recount. The university stature has reached the current impressive level largely because of these dedicated teachers and brilliant students. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने भारतीय छात्रों को पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला नहीं लेने की सलाह दी है। नोटिस में ये कहा गया है कि कोई छात्र जो पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेना चाहता है, वो FMGE या भारत में रोजगार पाने के पात्र नहीं होंगे। इससे पहले UGC और AICTE ने ऐसी ही एक एडवाइजरी जारी की थी। उत्तर और मध्य भारत में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल जो तापमान है वो 40 डिग्री के भी पार पहुंच गया है। ऐसे में झुलसा देने वाली गर्मी है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ये स्थिति आने वाले समय में भी जारी रहेगी, लिहाजा ये अलर्ट कई राज्यों में जारी किया गया है लू को लेकर के। और उसके बाद यदि बात करें उत्तर भारत की, दिल्ली की और खास तौर से राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों की, तो भीषण गर्मी से लोगों की हालत खस्ता है। लिहाजा ये भी कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। और आइए आप नजर डालते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। आयुष मंत्रालय आज से असम के शिवसागर जिले में योग उत्सव का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 50 दिन पहले किया जा रहा है। सैकड़ों लोगों ने आज इस ऐतिहासिक शिवडोल परिसर में योग किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी और असम के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत इस अवसर पर मौजूद रहे। चारधाम यात्रा के लिए पहला जत्था आज रवाना होगा। उत्तराखंड सरकार ने कल से आरंभ हो रही चारधाम यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों को कपाट भी खुलेंगे। इच्छुक श्रद्धालुओं को राज्य सरकार के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। कोविड परीक्षण और टीकाकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर 6 मई को और चमोली जिले में बद्रीनाथ मंदिर 8 मई को खुलेंगे। इस साल चार धाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के पहुंचने की आशा है और इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने चार धाम पर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित कर दिया है। सरकारी निर्देश के मुताबिक प्रतिदिन केवल 15,000 श्रद्धालु ही बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे, जबकि केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो 12,000 प्रतिदिन की गई है। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। ईद की नमाज भी घर पर ही अदा की जाएगी और अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती पर कोई कार्यक्रम नहीं होगा। हालांकि इस बीच छात्रों को परीक्षा देने के लिए पास दिए जाएंगे। रविवार को स्पाइस जेट की मुंबई दुर्गापुर उड़ान को हवाई अड्डे पर उतरते समय गंभीर वायुमंडलीय विक्षोभ का सामना करना पड़ा, जिस दौरान उसमें सवार कम से कम 12 यात्री जो हैं वो घायल हो गए। घायल यात्रियों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज वर्चुअल रूप से छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में दिव्यांगजनों का कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण करने के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र के नए भवन की आधारशिला रखेंगे। समारोह के दौरान 500 पात्र लाभार्थियों में 33,28,681 रुपए की कुल लागत से सहायक उपकरण, शिक्षण अध्ययन सामग्री किट का भी वितरण किया जाएगा। 24.28 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नए सीआरसी में अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में रविवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सेना की 34 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की संयुक्त टीम ने नौगाम इलाके में लश्कर तैयबा के एक हाइब्रिड आतंकी को गिरफ्तार किया है। उसकी शिनाख्त गढ़ीहामा की यामीन भट्ट के रूप में हुई है और उसके पास से एक पिस्टल, 2 ग्रेनेड और पिस्टल की 51 गोलियां बरामद की गई हैं। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। रूस यूक्रेन युद्ध को आज 68वां दिन है। अब युद्ध के मोर्चे पर यूक्रेन के साथ रूसी सेना भी बड़े झटके खा रही है और ये युद्ध काफी लंबा जो है वो बढ़ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी चिंता का विषय है और इस मोर्चे के कारण कई देशों को आर्थिक संकट से भी जूझना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि कब ये युद्ध अपने मुकाम पर पहुंचे। सऊदी अरब की पवित्र मस्जिद नबवी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी करना इमरान खान को भारी पड़ गया है। फैसलाबाद में इमरान खान और उनके 5 साथियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा कि मदीना जैसी पवित्र इबादतगाह पर सियासी नारेबाजी करना एक ऐसा जुर्म है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। कनाडा के मरखब में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। प्रतिमा का अनावरण वर्चुअल तरीके से भारत से ही शिरकत कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रतिमा का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार पटेल की प्रतिमा ने न केवल हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूती दी है बल्कि दोनों देशों के संबंधों का भी यह प्रतीक बनेगा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। ऐसे में यूरोपीय देश अपने अपने तरीके से यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। स्पेन की रानी लोटजिया ने ग्रेनेड और एक तोहफे के तौर पर उनके लिए जो सुविधाएं दी है जिससे कि रूसी सैनिकों का उत्साहवर्धन हो और ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में बातचीत से हल निकाला जा सके, लेकिन यह संभव नहीं है। लिहाजा आज 68वां दिन है और जंग लगातार जारी है। श्रीलंका में गहराए आर्थिक संकट के खिलाफ वहां के नागरिकों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार इस मोर्चे पर असफल है कि कैसे वो आर्थिक संकट को काबू में पाए और इसके साथ ही दूसरे देशों की ओर श्रीलंका मदद भरी निगाह से देख रहा है। और नजर डाल लेते हैं आज की गतिविधियों पर। आज सुबह 11 बजे राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ समारोह होना है। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य संसद भवन परिसर में सभापति कक्ष में आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। और आपको बता दें कि हेलो इंडिया को आप टीवी के अलावा संसद टेलीविजन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। आप अपना ये पसंदीदा प्रोग्राम टीवी के अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। साथ ही संसद टीवी कू ट्विटर और इंस्टा पर भी उपलब्ध है। आप संसद टीवी की आईडी को फॉलो कर सकते हैं और उस पर अपने सुझाव भी आप हम तक भेज सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और अमृता, चलते चलते जैसा कि हम दर्शकों को हर बार कुछ अच्छा दिखाते हैं, तो आज हम क्या दिखाने जा रहे हैं? बिल्कुल पराक्रम, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले हाल ही में उत्तराखंड में 15,000 फीट की ऊंचाई पर देश के जवानों ने योगाभ्यास किया और आपको बताऊं कि नजारा जो है अपने आप में अद्भुत था। बिल्कुल, दरअसल भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने 15,000 फीट से ऊंचे इंडो तिब्बत बॉर्डर पर 0 से नीचे तापमान में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। चलते चलते आपको दिखाते हैं ये तस्वीरें।
आजादी का अमृत महोत्सव में इस हफ्ते हम आपको दिखाएंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राउंड अप के जरिए इस महोत्सव के अंतर्गत आयोजित होने वाले कई बेहतरीन कार्यक्रमों की झलकियां। साथ ही होगी प्रधानमंत्री के मन की बात में आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़ी हुई बातें और देंगे आपको पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का जवाब। होगा और भी बहुत कुछ खास। देखिए कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव सोमवार शाम 7:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। क्या आप किसी कानूनी समस्या से घिरे हैं? नहीं पता क्या करें? क्या कहता है कानून? क्या हैं आपके अधिकार? समझिए कानून की बारीकियों को कानून की पाठशाला में सिर्फ संसद टीवी पर। भारत लाखों बरस प्राचीन सभ्यता, इसे घर के जयचंदों और मीर जाफरों ने गुलाम बनने पर किया मजबूर। देशभक्तों ने अपनी जान न्यौछावर करके भारत को करवाया आजाद और भारत को प्रेम करने वाले देश प्रेमियों ने किया नव भारत का निर्माण। नव भारत के निर्माता सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और पराक्रम, ब्रेक में मैंने ली चाय की चुस्कियां, लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इतिहास की। तो आज क्या कुछ खास है इतिहास के पन्नों में? बिल्कुल अमृता, पलटेंगे इतिहास के पन्नों को और नजर डालेंगे कि 2 मई की तारीख इतिहास के पन्नों में किन खास घटनाओं के साथ दर्ज है। 2 मई वर्ष 1921 में सत्यजीत रे का जन्म कोलकाता में हुआ था। वे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर फिल्म निर्माता व निर्देशक थे। सत्यजीत रे ने न सिर्फ देश बल्कि विदेश तक के सिनेमा पर अपनी छाप छोड़ी। सत्यजीत रे का फिल्मों को लेकर जुनून इस कदर था कि उनकी बताई चीजों को हॉलीवुड के डायरेक्टर भी फॉलो करते थे। उनकी शख्सियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें भारत सरकार के द्वारा लगभग 32 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जिस ऑस्कर को पाना हर एक्टर डायरेक्टर का सपना होता है, वो सत्यजीत के पास खुद चलकर आया था। दरअसल 1992 में सत्यजीत रे को ऑस्कर का ऑनरेरी अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट देने की घोषणा की गई। ऐसे में ऑस्कर के पदाधिकारियों ने फैसला लिया था कि ये अवार्ड उनके पास पहुंचाया जाएगा। ऑस्कर के पदाधिकारियों की टीम कोलकाता में सत्यजीत रे के घर पहुंची और उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया। कई फिल्मों के निर्देशन कर चुके सत्यजीत रे के निर्देशन में बनी फिल्मों में पाथेर पांचाली, अपराजितो, चारुलता, शतरंज के खिलाड़ी, देवी मुख्य हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजे गए सत्यजीत रे को भारत सरकार ने वर्ष 1958 में पद्मश्री, 1965 में पद्म भूषण, 1976 में पद्म विभूषण और 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया। इतिहास की बात तो हमने कर ली, लेकिन अमृता, पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यानी कि 15 अगस्त 2022 तक हम हमारे देश की आज़ादी के 75 साल पूरे कर लेंगे और आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर के अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और ऐसे में हमारे देश में ऐसे असंख्य नायक हैं अमृता, जो कि बेनाम हैं, लेकिन उनके योगदान से हमारे राष्ट्र की नींव की इमारत खड़ी हुई है। बिल्कुल सही कहा पराक्रम आपने। बात चाहे देश की हो, आज़ादी की हो या फिर सामाजिक सुधार की हो, भारत ने विपरीत परिस्थितियों में अपनी भारतीयता को कायम रखा और इसे बनाए रखने में ऐसे बहुत से अनसंग हीरोज हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हमें जानना चाहिए। बिल्कुल, और उनके बारे में जानना तो जरूरी है। समय समय पर हेलो इंडिया के जरिए हम राष्ट्र के ऐसे नायकों के बारे में आपको बताते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व देश को समर्पित कर दिया। और ऐसे नायक जो जिए भी देश के लिए और समय आने पर हंसते हंसते देश के लिए शहीद हो गए। और इसी कड़ी में आज आपको हम रूबरू करवाएंगे राष्ट्र के नायक ऋषि कुमार कौशल से। टाइगर ऑफ त्रिकुटा हिल्स के नाम से पहचाने जाने वाले ऋषि कुमार का राष्ट्र निर्माण में योगदान क्या है, आइए देखते हैं। 5 सितंबर वर्ष 1926 में ऋषि कुमार कौशल का जन्म जम्मू और कश्मीर के रियासी में हुआ। उन्होंने सनातन धर्म सभा और जम्मू प्रजा परिषद के साथ कार्य किया, जो स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भारतीयता का समर्थन करता था। ऋषि कुमार टाइगर ऑफ त्रिकुटा हिल्स के नाम से भी प्रसिद्ध थे।
प्रजा परिषद और जनसंघ में उनकी भागीदारी के साथ साथ समाज के लिए आवाज उठाने पर उन्हें 2.5 साल की कैद हुई। वर्ष 1962 में वह पहली बार रियासी से जम्मू और कश्मीर विधानसभा के लिए चुने गए। एक बेहद लोकप्रिय जननेता होने के कारण 1972 और 1977 में जनसंघ के उम्मीदवार के रूप में वे फिर से चुने गए। मानवता के मददगार के रूप में उन्होंने राजौरी और रियासी तहसीलों के उपेक्षित लोगों की मदद करने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। ऋषि कुमार कौशल को उनके देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान के लिए सदैव याद किया जाएगा। 10 जून वर्ष 2017 में कौशल जी पंचतत्व में विलीन हो गए। राष्ट्र के ऐसे नायकों को दिल से सलाम। और पराक्रम, अब हम रुख करेंगे एक अनोखी सी खबर का। दरअसल रेस्टोरेंट में जाकर लजीज व्यंजन तो आपने खूब खाए होंगे, लेकिन और आपको ये अच्छा लगा होगा, लेकिन क्या खाने के साथ साथ अगर आपको खाना परोसने का तरीका उम्दा मिले, स्वाद बेहतरीन हो और कुछ अलग हो, मतलब कुछ ऐसा जो आपको अनोखा लगे, तो कैसा फील होगा? अमृता, देखो, पहले तो मैं बहुत फूडी हूँ और दूसरी चीज ये कि खाना खाने से पहले जो परोसा गया है वो देखने में ऐसा हो कि आपके मुंह में पानी आ जाए और आप बिल्कुल उस खाने की और आगे बढ़कर के उसका स्वाद का आप आनंद ले सके। तो देखिए, खाने से पहले उसका दिखना ज़्यादा बेहतर है। और ऐसा ही कुछ अनूठे अंदाज में खाना परोसने के लिए जो खबर है वो आज की वो सूरत से है। सूरत का एक रेस्टोरेंट है, सूरत टॉय ट्रेन रेस्टोरेंट, लोगों के बीच खासा लोकप्रिय हो रहा है। कैसे, आप भी देखिए। बदलते समय और बदलती टेक्नोलॉजी के साथ रोजगार और व्यवसाय के तरीके भी बदल रहे हैं। खासकर कोरोना के बाद जिस तरह से स्थिति बदली है, उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। तभी तो एक रेस्टोरेंट ने ग्राहकों को लुभाने के लिए एक नया आइडिया अपनाया है। सूरत का ट्रेनियम एक्सप्रेस नाम का ये रेस्तरां शहर भर के लोगों को आकर्षित करता है। लोगों को यहाँ के खाने के साथ ही इसके परोसे जाने का तरीका भी काफी पसंद आता है, क्योंकि यहाँ खाना वेटर के द्वारा नहीं बल्कि खिलौना नुमा ट्रेनों के द्वारा परोसा जाता है। यहाँ टॉय ट्रेनें लोगों का ऑर्डर लिए रसोई से निकलती हैं और सीधा उनके टेबल पर पहुँचती हैं। ट्रेनों के विभिन्न कंपार्टमेंट पर तरह तरह के व्यंजन जैसे चावल, सब्जी, पापड़, इन सब को अनोखे तरीके से परोसा जाता है। परोसने के इस अनोखे तरीके को देखकर लोग इसकी तरफ काफी आकर्षित होते हैं। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ के हर टेबल का नाम भी सूरत के स्टेशनों के नाम पर रखा गया है, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को रेलवे स्टेशन का अनुभव हो। रेस्टोरेंट का ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है और लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। विशेष रूप से बच्चे इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। तो एक बार यहाँ आकर अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करके इन रेल के डब्बों द्वारा सर्व किया हुआ खाना ट्राई करना तो जरूर बनता है। अमृता, इस टॉय ट्रेन का जो नज़ारा था वो देखने के बाद सच में मुझे भूख लगने लगी है और मन कर रहा है कि वहाँ पर जाएं और ऐसी ही छुक छुक करती हुई रेलगाड़ी आए और हमारे लिए गरम गरम खाना लेकर आए। बिल्कुल, हम चलेंगे और इसका लुत्फ ज़रूर उठाएंगे। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी कड़ी में देश ही नहीं विदेशों में भी कार्यक्रमों की, आप जानते होंगे पराक्रम, एक लंबी श्रृंखला चल रही है। बिल्कुल अमृता, जैसे कि हमने इसके पहले भी आज़ादी के अमृत महोत्सव का जिक्र किया और बात करें आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम की, तो संसद टीवी पर हम इन सभी कार्यक्रमों को पिरोकर लाते हैं। हमारे खास कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव में शाम 7:30 बजे आप ये जरूर देखें संसद टीवी पर। अमृत महोत्सव में इस हफ्ते हम आपको दिखाएंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राउंड अप के जरिए इस महोत्सव के अंतर्गत आयोजित होने वाले कई बेहतरीन कार्यक्रमों की झलकियां। साथ ही होगी प्रधानमंत्री के मन की बात में आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़ी हुई बातें और देंगे आपको पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का जवाब। होगा और भी बहुत कुछ खास। देखिए कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव सोमवार शाम 7:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। और आइए आगे बढ़ते हैं अमृता। बिल्कुल, और अब हम बताएंगे आज प्रसारित होने वाले जो मुख्य कार्यक्रम है संसद टीवी पर, उसके बारे में। तो पहला कार्यक्रम क्या है? हेलो इंडिया की बात करें तो हेलो इंडिया के बाद सुबह 8:30 बजे आप संसद टीवी पर जरूर देखिए न्यू इंडिया डिबेट।
और उसके बाद 9 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं प्रश्नकाल। बिल्कुल 9:30 बजे आप देखिए वाइब्रेंट भारत और 10 बजे इकोनॉमिक सूत्र। शाम 7:30 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं आजादी का अमृत महोत्सव। और बात अब करते हैं पराक्रम आज के कलाकार की। पराक्रम, दर्शकों को बताइए कि आज कौन से कलाकार हैं जो आ रहे हैं और अपने सुरों से हमारे दर्शकों को या अपनी कला से, अपने वाद्य यंत्रों से मंत्रमुग्ध करने वाले हैं। देखिए, हेलो इंडिया के खत्म होने से पहले आपको कुछ अच्छा सुनाने की हमारी कोशिश होती है संगीत के जरिए। और अमृता, हमारे जो आज के कलाकार हैं वो दुर्लभ वाद्य यंत्र सुद्री के वादक हैं, भीमना जाधव। भीमना जाधव महाराष्ट्र के सोलापुर से ताल्लुक रखते हैं और आपको पता है कि 4 वर्ष की उम्र से ही भीमना जाधव का प्रशिक्षण शुरू हो गया था। जी बिल्कुल, और ये जो उनकी कोशिश है अपनी कला के प्रति वो आज तक अनवरत जारी है। और हमारे आज के कलाकार भीमना जाधव ने सुद्री की मीठी धुनों से तमाम मंच गुलजार किए हैं। दादा पंडित सिद्धराम, पिता पंडित चिदानंद जाधव से उन्होंने ये तमाम सारी शिक्षाएं ली हैं। और आप जाते जाते हेलो इंडिया में इस मधुर संगीत का आनंद लीजिए और इसी के साथ मुझे और अमृता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।